वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली अब आप लोगों का प्रिपरेशंस फाइनल टच पे होगा और अब तक आप लोग अपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको रिवीजन कर चुके होंगे और स्टडी भी कर चुके होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीजीपीटीएम के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, दैट इज़ द एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन का, उनके फाइनल टच को लेकर के। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, जैसा कि आज 23 है और आपका 3 सितंबर को ही एग्ज़ाम का डेट अलॉटेड है पहले से ही। सो अब आपके पास जितना भी आपने स्टडी अब तक किया हुआ था, उन सारे स्टडी किए हुए कंटेंट को फिर से रिवीजन करने का, दैट मीन्स एक फाइनल टच देने का टाइम आ चुका है। अदरवाइज आपका यही होगा कि आप पढ़े हुए तो होंगे बट आपको क्लियरली कोई चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुई, हाँ यही इसका आंसर था। सो अब वो टाइम है जहाँ पे अब अपने आप को आप रिवीजन वाले फेज़ में आ जाते हैं। अब आपको नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अपना जो भी टॉपिक आपने कवर किया है प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन हो, रीजनिंग का पोर्शंस हो, जनरल साइंस का पोर्शंस हो, टेक्नोलॉजी साइंस का पोर्शंस हो, आईपीआर का पोर्शन हो, जो भी है, जितनी भी स्टडी आप लोगों ने की हुई है, अब उनको अच्छे तरीके से रिवीजन करने का टाइम आ चुका है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको फाइनल टच देने के टाइम पे मोस्ट वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चंस के आने की। राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग वाले पोर्शंस पे। और रीजनिंग वाले पोर्शंस में कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिनका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इन लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके। सो रीजनिंग में जैसा कि आपके सिलेबस में भी दे रखा है वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वहाँ पे वर्बल वाले में क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आपके लिए कौन कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस पे आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। सो नंबर पहला मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अ वर्ड, जहाँ पे आपको ऐसे कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, उनको सीक्वेंसिंग करनी होती है, उनका ऑर्डर करना होता है, रिफ्रेश करनी होती है, या फिर उनके मीनिंग निकालने होते हैं। तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे आपको प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ और क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग में कराया था। प्रैक्टिस स्टेज में भी आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिले थे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा ब्लड रिलेशन का, जो कि आपको कुछ प्रॉब्लम बना करके दिए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व भी कराए हैं प्रैक्टिस सीरीज में, अगर आपने देखे होंगे तो। और अगर आप कहीं और से भी स्टडी कर रहे थे तो भी आपने सॉल्व करके देखा होगा। 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से भी आया हुआ है कि ये वाले टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम का भी बहुत अच्छे से सारा रूल्स आपको पढ़ा दिया और साथ साथ में इनके प्रैक्टिस भी करा दिए। प्रैक्टिस सीरीज में भी आपको ये देखने को मिला था। नाउ नेक्स्ट आपका रहेगा दैट इज़ द डाइस को लेकर के। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चंस मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है दैट इज़ द सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के। सर्कल वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया कि 6 7 8 5 बच्चे हैं जो कि ऐसे बैठे हुए हैं, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये उसके जस्ट बिहाइंड है, जस्ट लेफ्ट है, जस्ट राइट है, इस तरीके से करके आपको सीटिंग अरेंजमेंट अरेंज करना होता है। इस पे जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही आपके दिमाग में ये आइडिया जनरेट होगा कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसको आप फिगर के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे। मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो आपको बताता हूँ कि आप उनके पीछे जो अप्रोच है वो क्या लगाएं। जो जो स्टेटमेंट आपका सेंटेंस में बोल रहा है, आप उसको जस्ट वैसे ही फिगर के फॉर्म में ड्रॉ करते जाइए। लेफ्ट एंड राइट का पोजीशन से लेकर के सीक्वेंस को लेकर के आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये आपके 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वर्बल वाले रीजनिंग वाले में से। अगर आपके पास चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप उसके बाद भी आपको टॉपिक टाइम मिल पाता है, आपको लगता है कि हाँ आपने अच्छे से कर लिया है और कोई अभी और दिक्कत नहीं, टाइम हमारे पास बचा हुआ है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पे पजल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको भी आप अच्छे तरीके से देख करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन सब पे आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, जितनी भी एसएससी की, बैंक की, रेलवे की कोचिंग कराते हैं उन सब के पास ही रीजनिंग वाला पूरा कंटेंट होता है। आप उनके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने भी चूँकि मैं बायोटेक्नोलॉजी को डील करता हूँ, बट फिर भी मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ के भी वीडियोस को आप देख लीजिए, उन पे भी बहुत सारे मैंने
क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं और कंटेंट भी दिया हुआ है। लेकिन अगर आप कहीं और से भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे उन चैनल को फॉलो कर लीजिए, आप उनको लेकिन स्टडी करिए ज़रूर, राइट। तो वर्बल वाले सेक्शंस में से ये आपके 6 जो टॉपिक्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए और इनके जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं या फिर आपने कहीं और से भी पढ़ा है, आपको उनको ज़रूर से ज़रूर रिवीजन में रख लेना चाहिए। नेक्स्ट आपका आएगा नॉन वर्बल रीजनिंग का, और इनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये वो इस इनका जो टॉपिक्स है वो इस तरीके से है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो क्या-क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। नंबर पहला है आपका सीरीज़ का। सीरीज़ इन्फॉर्मेशन से आपको दिया रहता है, जैसे कभी-कभी नंबर दे देता है, 2-3 नंबर दिया रहेगा, पूछेगा कि नेक्स्ट वाला क्या होगा, फाइंडिंग वाला, राइट। कभी-कभी लेटर्स बना कर के दे देता है, अल्फ़ाबेट का सीरीज़ रहता है। इस तरीके से सीरीज़ बनते हैं, और ये सीरीज़ वाला मैंने आपको पूरा एक लेक्चर ही दिया था, उसपे कॉन्सेप्ट भी बताए थे एज़ वेल एज़ प्रैक्टिस भी कराया था कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। इसके बाद दूसरा आपका आता है मिरर इमेज को लेकर के। जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिरर इमेज हमेशा लैटरल इन्वर्जन बनता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बनता है। लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जैसा कि इमेज का रहता है। सो मिरर को भी देख करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर इस तरीके का कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी 2018 वाले पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर कोई एक मिरर है, उस पर ब्लैक स्ट्रिप अगर कर दी जाती है तो सफ़ेद रंग का जो घोड़ा है उसका फिगर कैसा दिखाई देगा। तो मिरर इमेज से भी क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको इनको भी अच्छे तरीके से 10-20-25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि आपके मन में, आपके माइंड में एक आइडिया लग जाए कि हाँ, किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, राइट। पेपर कटिंग का जो क्वेश्चन है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो उसको थर्ड नंबर पर रख देते हैं, मतलब कभी कभी होता है क्या जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, राइट। सो और इसके साथ साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एनालॉगी वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो अगर आप नॉन वर्बल रीजनिंग में से ये 4 टॉपिक भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, सेफ कंस्ट्रक्शंस वाला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, राइट। डाइस आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो ये 4 टॉपिक भी अगर आप नॉन वर्बल रीजनिंग वाले में से कर लेते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, रीजनिंग वाला जो पोर्शंस होता है वो आपका कवर हो जाता है। आपने पेपर का स्ट्रक्चर देखा हुआ है कि रीजनिंग जो पोर्शन है वो कितने मार्क्स का स्कोर करता है, कितना उसका वेटेज है, तो उस हिसाब से आप उस पर टाइम दीजिए और उस हिसाब से चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए कि आप एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं उसमें प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम्स है आपके फेवर का नहीं है, दैट मीन्स कि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, और बायोलॉजी बैकग्राउंड होने की वजह से आपकी जो रीजनिंग है, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, जो आपकी इंग्लिश का लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है, वो सारी चीज़ें आपकी मिस हो चुकी हैं। आपको इस पे पकड़ बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपका सब्जेक्ट का ये मैटर नहीं है, और जब तक आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स नहीं निकलेगा तब तक आप मेंस के लिए नहीं आ पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना, और जनरल कैटेगरी के लिए 30% का इनका कट ऑफ रहेगा, मतलब 150 नंबर का आपका पेपर है पूरा, और इस 150 मार्क्स में से 30% कट ऑफ रहेगा। इसके बाद जब आप नंबर पाएंगे तब जाकर कहीं पे आपका नाम आएगा। तो आपको ये समझना होगा कि रीजनिंग के लिए कितना नंबर है, और जनरल एप्टीट्यूड के लिए कितना नंबर है, इंग्लिश के लिए कितना नंबर है, जनरल साइंस के लिए कितना नंबर है, करंट अफेयर के लिए कितना नंबर है, आईपीआर के लिए कितना नंबर है। उसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत स्ट्रैटेजी बना करके पढ़नी होगी। और अब आपके पास मान लीजिए 24 से लेकर के 2 सितंबर तक का क्या है टाइम आपके पास बचा हुआ है, मतलब 1 हफ्ता यहाँ पे। सो मैक्सिमम आप मान के चल सकते हैं 8 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं। सो अगर इस रिमेनिंग 8 डेज़ में आप बहुत ही स्ट्रैटेजी को बना करके अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर आप कहीं न कहीं अपने आप को मतलब पीछे ले के जा रहे हैं। तो आपको आपका जो अब जो आपकी स्टडी होगी वो बहुत ही एक प्रॉपर डिज़ाइन फॉर्म में होनी चाहिए कि हाँ, कब किसको कितना टाइम आपको देना है, राइट। सो नेक्स्ट आपका जो है डाटा इंटरप्रिटेशंस का, तो डेटा इंटरप्रिटेशंस में जैसे मीन मीडियन मोड आते हैं, फिर इसके बाद आपका बार ग्राफ आता है, चार्ट आता है। यहाँ पे आपको दे रखा है टेबल चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, और मीन मीडियन मोड ये भी आपको दे देता है, टेंडेंसी या सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये भी मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। तो इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से पूछ ले जाते हैं मीन मीडियन मोड से भी। और इनमें क्या करता है, आपको पाई चार्ट दे करके आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा सकता है, बार चार्ट दे करके किसी कंपनी का प्रोग्रेस रिपोर्ट या किसी कंपनी का पूरा एनुअल बेनिफिट पूछा सकता है, लाइन चार्ट को दे करके आपका ट्रेंड पूछा जाता है कि हाँ, किस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लाइक दिस, इस तरीके से। तो और टेबल चार्ट से दे करके आपको कुछ कैलकुलेशन बेस्ड पूछता है कि मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे थे, 10 बच्चे 5 सब्जेक्ट में पेपर देते हैं, कुछ बच्चे 3 में पास होते हैं, कुछ बच्चे 5 में पास होते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम बना करके आपको दिया जाता है। तो ये
चारों के चारों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं डेटा इंटरप्रिटेशंस के लिए। टेबल चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, इन सबका अपना अलग-अलग केस है और अपना अलग-अलग क्या है सिग्निफिकेंस होता है। आपको इनका प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे मतलब वेबसाइट्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे एसएससी के लिए, आरआरबी के मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए कोचिंग वाले बहुत अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ से ही प्रैक्टिस करेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। एज़ सच सीजीपीडीडीएम के लिए कोई बुक ऐसे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सारा का सारा जो कंटेंट है प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स का वो पूरा का पूरा आपका एसएससी के पैटर्न का है, तो आप उसको भी अच्छे तरीके से फ़ॉलो अप में ले सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अगला आपका यहाँ पे है दैट इज़ द जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैथमेटिकल पोर्शन वाला। बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के होने की वजह से इस पोर्शन से सबसे ज़्यादा आपको डर लग सकता है। सबसे ज़्यादा जो आपके मार्क्स न आने के चांसेस जो होंगे वो यहाँ से हो सकता है। फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो उन सारे टॉपिक्स में से आप कुछ टॉपिक को लेकर के अपने अपनी जो चीज़ें हैं उनको बना सकते हैं, ग्रैपिंग कर सकते हैं। सो जनरल एप्टीट्यूड में जो आपके टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन हैं, उन टॉपिक में सबसे पहला मैं आपको देना चाहूँगा परसेंटेज के लिए सबसे फर्स्ट टाइम नंबर पे। परसेंटेज से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। आप परसेंटेज आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, लगाने का भी कोशिश कीजिए। इन सारे टॉपिक्स को बहुत सारे कोचिंग वालों ने, बहुत सारे चैनल वालों ने, बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं जो कि जनरल एप्टीट्यूड के पूरे पोर्शंस को कवर किए हुए हैं। आप किसी एक चैनल को फॉलो कर लीजिए और कोई अगर आपके पास बुक है तो आप उसको भी देख लीजिए ताकि अच्छे तरीके से आपका काम हो सके। परसेंटेज के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ट्रेन पे जैसे सपोज़ 2 ट्रेन जा रही है, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, इसकी स्पीड मान लीजिए 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से है, इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से है। पूछा जाएगा कि दोनों सेम टाइम पर अगर यहाँ से ये इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो कौन सा टाइम होगा जहाँ पे आकर के एक-दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ऐसे आपको ट्रेन पे प्रॉब्लम बना कर के दिया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो आपको इनको प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद चौथा नंबर पे मैं देना चाहूँगा आपको टाइम एंड डिस्टेंस पे। यहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क इनके भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से पूछा जाता है। कैलेंडर, कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए कि 2011 में 8 अक्टूबर को मान लीजिए यहाँ पे क्या था, फ्राइडे था, राइट? तो आपका नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा कि 2023 में 8 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। इस तरीके के सवाल आपके कैलेंडर से पूछे जाते हैं। बड़ा ही अच्छा इनका कॉन्सेप्ट है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा भी आएगा पढ़ने के लिए। तो अगर जनरल एप्टीट्यूड में आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कर लेते हैं, परसेंटेज कर लेते हैं, क्लॉक कर लेते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क कर लेते हैं, कैलेंडर कर लेते हैं, तो आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे होंगे पेपर में जो आया हुआ है। यहाँ से अगर इस अभी कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू आपका वही है जनरल एप्टीट्यूड का ही पोर्शन है। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जो चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं वैसे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा करने में दिक्कत होगा। इसके बाद आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्राइम नंबर और इसका को प्राइम नंबर, फिर नेचुरल नंबर, फिर काउंटिंग नंबर, बहुत सारे सवाल इस तरीके से आते हैं। 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने आपके प्राइम नंबर है, कितने आपके को प्राइम नंबर है, बहुत सारा सवाल ऐसे बनता है। तो इनको थोड़ा-सा आपको देखना रहेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, राइट? तो ये कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कि आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ना अगर आपके लिए फिज़िबल नहीं है, तो एटलीस्ट इतने सारे टॉपिक को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। चैनल से पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, वेबसाइट से पढ़ लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ के जाइए क्योंकि आपको एटलीस्ट 30% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना ही करना है। राइट, नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए कुछ-कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है जो कि आपके पूरे इंग्लिश के सिलेबस में आता है जनरल वाले पेपर के लिए, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या-क्या है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नंबर है स्पॉटिंग एरर। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कोई ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा, ऐसे कोई लाइन, मान लीजिए ए ऑप्शंस है, इसके बाद फिर बी ऑप्शंस है, कोई इसके बाद फिर सी ऑप्शंस है, फिर इसके बाद डी ऑप्शंस है। यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट दिए रहेंगे, इनमें से कुछ वर्ड ऐसे ही टैली कर दिया जाता है, राइट? और पूछा जाता है कि जो भी आपका गलत आपको लगता है जो लिखा हुआ है उसको आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो इसके लिए आपका जो इंग्लिश का सेंटेंस मेकिंग प्रॉब्लम है वो आपकी बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये दोनों से क्वेश्चन आपके आते हैं, ज़्यादातर आपका इनसे आता है, समानार्थक शब्द से। आपको कोई ऐसे वर्ड दिए जाते हैं जो कि जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको जो भी 4-5 क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा वो अनकॉमन से वर्ड्स होते हैं। आप ये मान के चलिए कि ऑलरेडी वो सिनोनिम्स के फॉर्म वाले ही होते हैं, उनका आपका कॉमन वर्ड हमको देखना रहता है। तो इसके लिए आपकी वोकैब मतलब वोकैब्युलरी आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए।
इसके बाद आता है आपका स्पेलिंग का। स्पेलिंग आपको दे दिया जाएगा करेक्ट करने के लिए कि हाँ कौन सा 4 ऑप्शंस में से कौन सी स्पेलिंग आपकी ज़्यादा सही, मतलब कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये भी आपको आते हैं। एंड देन फिर ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस आपको ए बी सी करके दे दिया जाएगा, कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे, कुछ पार्ट यहाँ पे, कुछ पार्ट यहाँ पे, कुछ पार्ट यहाँ पर आपको ऐसा लिखा रहेगा। आपके अपने नॉलेज के बेसिस पे इन सारे सीक्वेंसेस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इनकी ऑर्डर को लिखना रहेगा। ऑप्शंस में आपको यहाँ पे दे रखा है डी ए बी सी, इस तरीके से ए बी सी डी, सी बी ए डी, इस तरीके से। तो आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए और आपको इसको करने का मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कर लेना चाहिए। अगर आप इतना करके जाते हैं तो इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। सेंटेंस करेक्शंस वाला यहाँ पे प्रॉब्लम आपको दे रखा है, ये भी करने के लिए मिलते हैं आपको। तो जो पोर्शंस मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ या टिक कर रहा हूँ, इनको आपको पढ़ के ही जाना है। अदरवाइज अगर आपने और बाकी सारे पढ़ रखे हैं तो वेल एंड गुड है, फिर बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना सारा पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है अब तक, तो ये रिमेनिंग 8 डेज में आप इन सारे टॉपिक को जरूर से जरूर देख के जाइए, तो भाई परीक्षा में जाने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है जनरल साइंस के लिए। जनरल साइंस में आपको अच्छे तरीके से पता है 3 पेपर हैं आपके, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स में हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से फिजिक्स में आपके प्रॉब्लम बन सकते हैं। नंबर पहला सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका जैसे यहाँ पे मोशन की बात अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो मोशन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसके बाद आपका साउंड से सवाल बन सकता है, साउंड से क्वेश्चन आने आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। ग्रेविटेशन से आपका बन सकता है। और इसके साथ साथ में अगर हम लोग और देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो आपको टॉपिक दिखाई देगा दैट इज़ द हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लाइट से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से आपको ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स जो होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। रेडियो एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आता है। और बाकी द ह्यूमन आई इफेक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर के ही जाइए। इनको छोड़ने का कोई भी मतलब चांस आपके पास नहीं है, राइट। तो ये सारे टॉपिक आपके फिजिक्स के ऐसे हैं जिनको कि आपको पढ़ करके जाना हो। कई सारे आपके टॉपिक्स मैंने फिजिक्स के कवर किए हैं, उनके बारे में कॉन्सेप्ट दिया है, प्रॉब्लम भी सॉल्व कराया है। आप और भी कहीं से भी अगर आपके पास नहीं कुछ है, तो एटलीस्ट आप एन जो है बुक है, NCERT की वो वाली बुक तो एटलीस्ट अच्छे तरीके से पढ़ के रिवीजन करके जाइए। आप बोलेंगे कि सर समय बचा नहीं है, तो समय नहीं है, बट फिर भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर आप बाहर ही हो जाएंगे एग्जाम की। नेक्स्ट आपका आता है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब सारे लिस्ट हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, नंबर पहला आप तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हैं। जैसे लास्ट टाइम पे क्वेश्चन सबसे पूछा गया था कि नाइट्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा सोर्स वाला जो फर्टिलाइजर है वो कौन है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप फर्टिलाइजर भी पूरा अच्छे तरीके से पढ़ कर के आइए। और इसके साथ साथ में आपका केमिकल जो रिएक्शंस होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे एसिड एंड बेस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप मिस नहीं कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने बात किया कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इस एग्ज़ाम के लिए वो क्या क्या हैं। अब तक अगर आपने इन सारे टॉपिक को नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ अब भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और आप इनको अच्छे तरीके से थोड़ा-सा प्रैक्टिस कीजिए, इन पे सवाल सवाल के सॉल्व कीजिए, लगाइए, ताकि आप कुछ भी एग्ज़ाम में जाकर कर पाएँ। और अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपने इनको स्टडी कर लिया है, तो आप इनका फिर से रिवीजन कीजिए और ज़्यादा अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे तरीके से इम्प्रूव कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो ज़रूर से ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर कीजिए, ताकि उनका भी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस हो पाए। और अगर आप कुछ चीज़ों में फंस रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको दिक्कत कर रही है, तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। हम उस पर कोशिश करेंगे आपकी इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।